हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय। इसके बाद हम लोग लॉर्ड डलहौजी तक के पढ़ते पढ़ते आ गए थे ना। शुरुआत किए थे रॉबर्ट क्लाइव से और कहाँ तक आ गए थे, लॉर्ड डलहौजी तक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कैनिंग के बारे में हम पहले थोड़ा सा लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके आते के साथ बहुत ज्यादा ये अभी अपना शासनकाल में कर नहीं पाया था और उसके साथ ही क्या हो गया था, ये विद्रोह, है ना, विद्रोह स्टार्ट हो गया था। 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो हम थोड़ा सा इसका केवल इंट्रोडक्शन करवाएंगे कैनिंग से आपको, और उसके बाद इसके समय जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दे दो लॉर्ड, क्या नाम था उसका, लॉर्ड कैनिंग दे दियो। उसका कार्यकाल कब से कब तक, 56 से 62, ठीक है। चलो अब देखो, कैनिंग जो था भारत का अब अंतिम गवर्नर जनरल बनने वाला था और भारत का प्रथम वाइसराय बनने वाला था। तो लिखो, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय बना अगला पॉइंट, इसके समय ही भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन आंदोलन बोलना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसको क्रांति बोलो, क्योंकि क्रांति क्या करता है, बदलाव लाता है ना, कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा। क्रांति करो, बहुत बड़ा क्रांति, है ना, एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ इसके शासनकाल में, बहुत बड़ा क्रांति हुआ जिसे 1857 की सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे 1857 की सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब एक काम करो, अब बहुत बड़का को हेडिंग बनाओ, छोटा को हेडिंग नहीं बनाना, बहुत बड़का वो कम से कम कंकड़ वाले इतना हो, यहाँ क्लियर है ना, ठीक दिख रहा है ना। यस सर। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अंग्रेज से भारतीय कभी कभी थोड़ा बहुत झगड़ लेते थे, हल्का फुल्का कोई अपना आपसी मुद्दा के कारण झगड़ लिया करते थे, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। लेकिन यह जो विद्रोह है अभी तक के विद्रोह में सबसे बड़ा और सबसे अधिक एरिया में हुआ, है ना, सबसे बड़ा और सबसे अधिक एरिया में फैल गया। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल गया, यहाँ तक कि यह विद्रोह दिल्ली तक चला गया। कहाँ तक चला गया? दिल्ली तक। उठा बंगाल से और चला गया कहाँ तक? दिल्ली। इसके बहुत सारे कारण रहे, उन कारणों में एक कारण तत्कालिक कारण भी कहा जाता है। तत्कालिक कारण का मतलब उस समय की परिस्थिति, यानी चिंगारी ही आप समझो, बारूद रखा हुआ था, बस जलने के वो तैयार था, चिंगारी ही तत्कालिक कारण। क्या है? तत्कालिक कारण। तो इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इसको एक बार
थोड़ा सा आपको व्यू करवा दे इससे कि क्या क्या आप लोग इसमें पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़िएगा इसमें, इसके कारण। ठीक है, क्या कारण थे जो ये इतना बड़ा विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इस विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। कारण तो हम देख लेंगे, लेकिन ये विद्रोह कैसे आरंभ हुआ है ना, वो हम देखेंगे। तो विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ। ठीक है, विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार, कैसे ये प्रसार हो गया आगे तक। ठीक है, इसके बाद विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र है, विद्रोह का मुख्य केंद्र एवं संचालक देखेंगे, कौन वहां से नेतृत्व कर रहा है ना, नेतृत्व करता। ठीक है, इसके बाद अब जो विद्रोह देख लेंगे और इसका जो नेतृत्व करता है वो देख लेंगे। इसके बाद इस विद्रोह का क्या होगा, दमन होगा। इसका इस विद्रोह का दमन हो जाएगा, विद्रोह का दमन। और इसके बाद विद्रोह का प्रभाव, क्या प्रभाव रहा। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, विद्रोह की असफलता का कारण, क्योंकि ये विद्रोह सफल नहीं रहा। यदि ये विद्रोह सफल होता तो हम लोग को 1947 तक का इंतजार नहीं करने पड़ता, है ना। विद्रोह की असफलता के कारण। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, कारण, विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार कहां तक कैसे हुआ, विद्रोह का मुख्य केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे वो देखेंगे। इसके बाद विद्रोह का दमन, है ना, इसको कैसे कैसे दमन कर दिया गया, कौन जो अंग्रेज था कहाँ इसका दमन किया, कैसे इसको दबा दिया गया। इसके बाद विद्रोह का प्रारंभ, ये प्रभाव क्या था, क्या इसके बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना शासन में रही या इसका शासन समाप्त हो गया, कैसे ब्रिटिश क्राउन आ गया, और जो गवर्नर जनरल अभी तक था उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था खत्म करके एक नया पोस्ट वायसराय का पोस्ट आ गया। ये सभी प्रभाव देखेंगे, है ना। विद्रोह की असफलता के कारण देखेंगे क्यों आखिर ये विद्रोह जो हो गया है, क्या हो गया, असफल हो गया। समझ में आया आपको ये बातें, इतनी पॉइंट हमको इसमें देखना है। एक काम करो, इसको नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। जब ये सब पॉइंट लिखते रहते हैं ना तो आप लोग क्या करो ना, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन करते रहो। जब भी हम कोई कॉलम या सारणी बनाए उसको ना, तो आप उसको नोट डाउन करो, क्योंकि हम इसके बाद हम समझाएंगे, क्योंकि लिखते लिखते समझाना थोड़े पॉसिबल है। ठीक है ना, इस तरह का आप लोग, नया स्टूडेंट होता तो बोला जाता तुम सब बुढ़ा गया है तो। हाँ, बात तो सही है सर, यही ना, हम सही बात बोलते हैं, लेकिन क्या करोगे सर, तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आता है। तुम लोग को स्वीट पॉइजन बोला आपने, नहीं क्या बोले, तुम लोग को समझाना और कहाँ पैदल जाना, दिल्ली तक पैदल जाना, वही दिल्ली तक पहुंचेंगे अभी ना, वही दिल्ली तक जाएंगे, चलेंगे बिहार से दिल्ली तक। अब राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं दक्षिण भारत की ओर, है ना, बिना फालतू काम कर राहुल गांधी का भी प्रचार के लिए नहीं। क्या हो गया, घूमने गया है, सही बोला, घूम रहा है पूरा भारत में। नहीं, प्लेटो को पढ़ा है, प्लेटो को, वो दार्शनिक राजा बनने जा रहा है। टाइम लगेगा, पप्पू का आदमी का बात नहीं है, पार्टी पॉलिसी पर विश्वास खत्म हो गया, हो गया, इतना दे दीजिए, चलो। जाने वाला लगता है खाना आने वाली है, ठंडा आ रहा है, चाहिए ना, किसी का हैंकी ले लीजिए सर आगे।
सब बोल दोगे? चलो सुनना है केवल, बोलना ठीक है, ठीक। तो यूट्यूब वाला कहेगा ना सब कि सर से ज़्यादा तो लगता है इन्हीं लोग बोल लेता है, फिर हम सर को सुनेंगे कि इन लोग को सुनने आए, है ना। यूट्यूब वाला फिर तुम लोग को गुस्सा आ जाएगा, तरह तरह का कमेंट करेगा, चुप रहो तुम, हल्ला कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है, हाँ शांत रहो, ठीक है। फिर तुम लोग को सुनने में बाद में दिक्कत होगा। चलो अब देखो, कारण एक नहीं थे बाबू, ठीक है, इसके बहुत सारे कारण थे। ये विद्रोह अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह रहा और बहुत प्रभावकारी रहा, है ना। इसका बहुत तरह का इफेक्ट रहा, ठीक है। ये छोटा मोटा कोई आंदोलन नहीं था, एक बहुत बड़े भूभाग पर ये हुआ आंदोलन था। लेकिन हाँ, इसके बहुत सारे ऐसे भी पक्ष रहे जो नकारात्मक पक्ष रहे, उसको भी हम चर्चा करेंगे, वो असफलता हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले कारण देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसके कारण में हम देखेंगे राजनीतिक कारण। क्या राजनीतिक कारण रहे? नोट डाउन। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सैन्य कारण, देखो सैनिक में सैन्य कारण, सैन्य, और तात्कालिक कारण। ठीक है, चलिए लिखिए, हो गया होगा। अब समझिए इसको। पहला है राजनीतिक कारण, उसके बाद हमने लिखा है सामाजिक कारण, इसके बाद हमने लिखा है आर्थिक कारण और सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण आप अभी तक देखते आ रहे हैं, जब शुरुआत से आप रॉबर्ट क्लाइव से जब शुरुआत किए हैं, शासन स्टार जब भारत में आरंभ हुआ है, तब से भारत को लूटने का ही इरादा रखा है। सभी राजाओं को एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा राज्य हड़पने का प्रयास किया, दूसरे पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसने राजनीतिक कार्य में क्या किया? राज्यों को क्या किया? ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने का कार्य किया। अधिकांश पर अपना क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य बनाने का कोशिश किया, है ना। इन लोगों को क्या किया? अपने अधीन करने का प्रयास किया। तो कोई भी क्या, जब दूसरे राजा को तुम अपने अधीन करोगे तो क्या संतुष्ट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। आपको बताए थे, आप याद करो, हमने सहायक संधि बताया था आपको, सहायक संधि बताया था ना, वेलेस्ली ने जो सहायक संधि लाया था, उसके तहत बहुत सारे राज्यों को विलय कर दिया गया। ये बराबर युद्ध भी करता था, युद्ध के माध्यम से भी इन लोग क्या किया? मिलाया। युद्ध वाला तो बात अलग है, इसकी ऐसी नीतियां हैं, जो नीतियां हम आपको बताए हुए हैं, जैसे सहायक संधि था, इसके तहत वेलेस्ली ने बहुत सारे को क्या किया? विलय कर लिया। मैसूर, तंजौर, है ना, फिर इसी के तहत अवध को, फिर मराठा को, बहुत सारों को अपने अधीन कर लिया। इसने सहायक संधि के तहत क्या बोला था कि हम आपके आंतरिक मामले पर क्या नहीं करेंगे? कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन माना वो नहीं माना इस चीज को, केवल संधि में, बस पेपर में वो दिख रहा था कि ये सहायक संधि में हमारे आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इसने क्या किया? आंतरिक मामलों पर इसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। और हस्तक्षेप ही नहीं, लगभग पूरा फैसला करने लगा। हस्तक्षेप का मतलब थोड़ा बहुत बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? पूरा फैसला ही पलटने लगा उसका। तो राजा इससे प्रभावित होगा कि नहीं? असंतुष्ट होगा कि नहीं होगा? अगला आपको कल ही बता रहे थे व्यापकता का सिद्धांत, याद करो, डलहौजी वाला। आज इसको हम बहुत अच्छा से आपको बताएं, ये सिद्धांत, है ना। जब आप ये सिद्धांत पढ़े तो आपको कैसा लगा जान के? ये लगभग अधिकांश राज्यों से ये क्या हो गया? अंग्रेजी शासन से अधिकांश राज्य क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। इसने अधिकांश राज्यों को क्या दिया? अधिकार ही छीन लिया, जबरदस्ती क्या कर लिया? विलय ले लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? किसी को युद्ध के माध्यम से, तो युद्ध के माध्यम से, किसी को व्यापक सिद्धांत से, मतलब अलग अलग नीति बना बनाकर अधिकांश राज्यों को उसने क्या किया? मिलाने का प्रयास किया, कब्जा करने का प्रयास किया। तो क्या इन नीतियों से यहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो संतुष्ट रह पाएंगे? नहीं। इसने और क्या किया? जितने, अब जिसका इसने संधि किया था कि हम आपको पेंशन देंगे, पेंशन भी रोक लिया। आपको बताए थे ना, जो नाना साहब थे, पेशवा, जो अंतिम पेशवा थे, उनके पुत्र नाना साहब, उनका क्या कर दिया? पेंशन रोक दिया। बहुत तरह का उपाधि छीन लिया। बहुत सारा छोटा मोटा राजा था, उसका जो राजा का उपाधि था वो छीन लिया। अब ऐसे कार्य करेगा तो कौन राजा खुश रहेगा? खुश रहेगा? नहीं रहेगा।
अब इसी के कारण क्या हो गया, इसमें नॉर्मली जो राजाओं में था असंतोष हो गया। ये समझ में आया आप लोग को? राजा असंतुष्ट हो गए। ठीक, अब आ जाओ सामाजिक कारण पे। सामाजिक कारण के अंतर्गत इसने सबसे पहले धर्म के साथ छेड़छाड़ किया, याद करो, है ना। इसने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिससे यहाँ के लोग क्या हो जाए, जो हिंदू लोग हैं क्या बन जाए, ईसाई बन जाए। क्या बन जाए, ईसाई। यानी ईसाई धर्म प्रचार के लिए इसने पूरी तरह का प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने एक कानून भी ले आया 1856 में, एक कानून लाया 1856 में एक कानून लाया, धर्म निर्योग्यता अधिनियम। क्या है? हाँ, या इसे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कहते हैं ना, निर्योग्यता अधिनियम। अब देखो ये एक्ट क्या था, इसको समझो। इस एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म क्या करता है, कबूल कर लेता है या अपना लेता है, तो उसका जमीन जैसे हिंदू में होता था, है ना, कि बेटा बाप के बाद क्या होगा, उसका बेटा जो है वो क्या होगा, उस संपत्ति का मालिक होगा। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ के जो लोग थे, जो हिंदू धर्म के समर्थक थे, वे लोग कहते थे कि जहां तुम लोग ईसाई धर्म कबूल करोगे या अपनाओगे तो तुम लोग क्या होगे, अपना जो पैतृक संपत्ति उससे क्या दोगे, हाथ धो दोगे, है ना। यानी तुम्हारा पैतृक संपत्ति तुमको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इससे लोग डरते थे, ईसाई धर्म नहीं कबूल करना चाहते थे, नहीं अपनाना चाहते थे। लेकिन इसने क्या कर दिया, कानून नहीं ले आया कि ऐसे तो हमारा ईसाई धर्म का प्रचार हो नहीं पाएगा, इसलिए क्या करो, कानून बना दो कि कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग ईसाई धर्म अपनाते हो तो तुम लोग को नौकरी भी देंगे। क्या देंगे? नौकरी भी देंगे, तुम लोग को पैसा कौड़ी भी देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन तुम ईसाई धर्म अपनाओ, और तुम्हारा जो पैतृक संपत्ति वो भी दिलवाएंगे, एकदम कानूनी रूप से दिलवाएंगे। अब बताओ, इतना किसी को देगा, सरकारी नौकरी देगा, पैसा कौड़ी देगा, फिर तो ये सब देगा तो क्या करेगा। यहाँ जो गरीब लोग रहेंगे, जो गरीब तबके के, जो खाने को ललायत है, उसको जो भर पेट खाना नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा, अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। इससे हमारे समाज पर बहुत ज्यादा क्या हो, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमारा जो धर्म संस्कृति था बहुत ज्यादा क्या हो गया, कमजोर होने लगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ के धर्म और संस्कृति से इसने छेड़छाड़ कर दिया। सामाजिक स्थिति देख रहे हो, लोगों को लड़ाना आपस में शुरू कर दिया, इस धर्म वाले को उस धर्म से, इस धर्म वाले को इस तरह से। उसने क्या कर दिया, ये माहौल क्रिएट कर दिया इसने। इसके बाद आर्थिक कारण में देखो, आर्थिक कारण में इसने क्या क्या बदलाव किए। सबसे पहला काम, इसने अपने जो उद्योग है इसको फैलाना शुरू किया। यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ, है ना, तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भारत के कुटीर उद्योग, जो स्मॉल उद्योग होते थे ना, छोटे मोटे जो उद्योग थे, जैसे आप देखते होगे भारत, जैसे अभी भी आप गांव वगैरह में देखते होगे, जो गर्मी में जो छोटा मोटा पंखा जो बनता है, हैंड फैन जो होता है, वो बनता है घर वगैरह में, नॉर्मल कुटीर उद्योग के थ्रू बनता है। आप लोग जो पत्तल अब देख रहे हो ना, जो अब लेटेस्ट जो पत्तल आ रहा है, पहले जो हम लोग खाते थे नॉर्मल पत्तल, पत्ता का बना हुआ होता था पत्तल, वो अब लुप्त हो गया। और कौन सा आ गया, है ना, थर्मोकोल आ गया, जो कि पॉल्यूशन भी फैलाता है कि नहीं फैलाता है। वो सब हम लोग देखते थे अपने गांव वगैरह में, अगल बगल में बनते रहता था। बहुत सारे लोगों को उद्योग भी मिला हुआ था, अपना उस तरह से काम भी मिला हुआ था। तो इन लोग क्या किया, वहां का जो मशीनीकरण करके बहुत सारा तेजी से एकदम बहुत ज्यादा सामान तैयार कर लिए। और सामान तो तैयार कर लोगे, तुम बेचोगे कहाँ? वहां बहुत कम जनसंख्या है, तो जनसंख्या कहाँ था, भारत में। वहां से उसने पूरे सामान को यहाँ लाकर सस्ता में बेचना शुरू कर दिया। अब देखो, इंसान कोई भी रहे, आज का रहे चाहे पहले का रहे, हर कोई चाहता है कि सस्ता सामान मिले। आप लोग भी चाहते हो, हर कोई चाहता है कि हमको सामान क्या मिले, यदि 2 रुपया कम में मिले तो अच्छा है, भले क्वालिटी कुछ भी हो। अरे क्वालिटी तब ना देखोगे जब पेट भरा होता है, पेट भरा रहता है तब क्वालिटी दिखता है कि कपड़ा का एकदम ब्रांडेड चाहिए। जब पेट भर ही नहीं रहा तो ब्रांड पहनने से क्या फायदा है, ठीक है ना। तो उस समय का हालत, जब हम जिस समय का आपको बता रहे हैं, वो तो और भी खराब हालत है भारत का उस समय। लोग चाहेंगे ना कि चलो अच्छा है कि वही कपड़ा ले लेते हैं, ये कपड़ा तो ज्यादा महंगा होता है और ज्यादा फिनिशिंग भी नहीं मिल पाता था। अब हाथ से देखोगे, अब तो देखो नॉर्मल, अब तो बहुत कम लोग हैं जो हाथ से बना हुआ स्वेटर पहन के आते हैं। पहले जो होती थी, मतलब दादी लोग या नानी लोग या माँ लोग ही नॉर्मल क्या करते थे, सब स्वेटर बना देती थी, हाथ से बन जाता था नहीं घर में, सबके लिए। ठंडा आने से पहले क्या हो जाता था, तैयार हो जाता था सबके लिए, उन लोग का ही काम था घर में। लेकिन अब क्या है, चलो ना मशीने वाला सब आता है, नॉर्मल ले लिया जाता है, अच्छा भी लगता है देखने में भी, है कि नहीं।
लेकिन वो वाला प्रेम नहीं दिखता है ना, उस ममत्व वो नहीं दिखता है उसमें, है कि नहीं? हाँ हम पहने हैं, ऐसा नहीं कि हम कहाँ विदेश से आए हैं का, वैसे पहने बचपन में। हाँ बचपन में हम वही ना बोल रहे हैं आपसे कि अब देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, ये सब चीज को क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। हम समय किसको है, अब पहले का लोग है रहा उस तरह है कहाँ, है ना, चल है कि नहीं। तो हुआ क्या, वहां से जितना भी सामान है एकदम सस्ता में बेच रहा है, यहाँ का सामान महंगा हो गया, कोई खरीद नहीं रहा सामान को। दूसरा, यहाँ से जब सामान एक्चुअली क्या होता था, यहाँ का सामान जो रेशमी वस्त्र था, सूती वस्त्र, वो लंदन के बाजार में, यूरोप के बाजार में बहुत अच्छा से बिकता था, क्योंकि बारीकी से काम किया होता था वो डिजाइनर। लेकिन अब वो क्या कर दिया, जैसे निर्यात करता था यहाँ से, तो निर्यात शुल्क बढ़ा दिया इसने, टैक्स बढ़ा दिया, 90% 80% तक टैक्स कर दिया। अब बताओ 10 रुपए का चीज है, इसमें 9 रुपए वो टैक्स ले लेगा, तो बचेगा उसको क्या उसको बच जाएगा, समझ लो ना। अब निर्यात का उससे 90% ले रहा है, अंग्रेजी ले रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, समझ ही रहो तो। लेकिन उधर से जो कपड़ा आता था, वो मान लिया जाए 10 रुपया का है, तो 1 रुपया 50 पैसा इस तरह से उसको टैक्स देना पड़ता था, है ना। अब बताओ किसका कपड़ा ज्यादा बिकेगा, अंग्रेज का। उसने इस तरह से आर्थिक नीति में ठीक है। इसके बाद अभी आर्थिक नीति में अभी और भी बाकी है। अब किसानों पर आती है, तो उद्योग वाला बात ना होगी, अब कृषि पे आते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना पड़ेगा। इसने क्या किया, जमीन का जो उपज होता था ना, उससे ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब कहीं से कोई नॉर्मल जो होता है, जो किसान का जो खेत है, उससे जितना अनाज उपज रहा है उसका 50% 60% ले जा रहा है। जैसे आपको हम बताए थे 3 तरह की हम आपको बताए थे वो टैक्स वसूलता था। जैसे अस्थायी बंदोबस्त के तहत वो टैक्स वसूलता था, महाल पद्धति के तहत वो वसूलता था, है ना, फिर रैयतवाड़ी के तहत वसूलता था, अलग अलग सबका टैक्स लेता था, अलग 50% से ज्यादा होता था सबका टैक्स। अब इस हालात में किसान क्या करेगा, और उसको कर्ज देता था किसान को कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, टैक्स तुम अभी दे दो टैक्स, लेकिन दो जरूर, तुम हमसे ऋण ले लो लेकिन तुम टैक्स भरो। अब किसान क्या कर रहा है, ऋण ले लिया, टैक्स भर दिया, लेकिन अगला साल भी क्या जरूरी है कि अगला साल अच्छा उपज हो जाएगा, फिर अगला साल लेगा। धीरे धीरे करते करते किसान क्या हो गया, किसान से क्या हो गया, मजदूर हो गया। अपने ही खेत में क्या हो जाएगा, वो मजदूर हो जाएगा। आर्थिक नीति अच्छा है उसका, लोगों में क्या होगा, असंतोष की भावना पैदा होगा, है ना। अब आ जाओ सैन्य कारण में। भारत में जो अंग्रेज थे, है ना, उसमें 2 तरह के सैनिक थे, एक अंग्रेजी सैनिक और एक भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक की संख्या यूरोपीय सैनिकों की संख्या से बहुत ज्यादा थी, लगभग 7-8 गुना। यदि इन लोग का 50,000 था, तो उन लोग का 3.25 लाख से 3.5 लाख था, है ना। भारतीयों का कितना था, 3.25 से 3.5 लाख, और इन लोग का संख्या कितना होता था यूरोपियों का, 50,000। अब जो लेकिन जब बात आता था वेतन का, उन लोग को वेतन बढ़ा कर दिया जाता था, उन लोग को बहुत ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता था, इन लोग को बहुत कम फैसिलिटी दिया जाता था। इन लोग को 170-80 रुपया में तक जाते जाते रिटायर कर जाता था, और उन लोग को वहां से स्टार्टिंग करता था। लगभग सेना का खर्च का 50% यूरोपियों पर खर्च कर दिया जाता था, यूरोपीय सेना पर, और बाकी 50% में काम चलता था किस पे, भारतीय पर। अब बताओ सैनिकों के अंदर ये असंतोष फैलेगा कि नहीं फैलेगा। कुछ भी होता था तो दंड ज्यादा किसको दिया जाता था, भारतीय सैनिकों को, और यूरोपियों को माफ कर दिया जाता था। इसके बाद ये तो हो गया इसका छोटा मोटा बात। वेतन देने में भी कटौती कर देता था, कुछ भी कारण से उसको पनिशमेंट कर देता था, चलो तुम्हारा वेतन कट गया। कहीं भेज दिया युद्ध पर, तो पहले युद्ध में भेजने पर क्या देता था कि आप यदि विदेश जा रहे हो तो आपको विदेशी भत्ता दिया जाएगा। जैसे युद्ध लड़ने जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बोलते थे विदेश जा रहा है, और विदेशी भत्ता दिया जाता था। विदेशी भत्ता को समाप्त कर दिया। अब बताओ कोई दूसरा जगह जा रहा है लोग, उसको एक्स्ट्रा पैसा दे ही नहीं रहे हो, तो काहे लेके जाएगा, वो भी हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो कारण थे। अब बताओ जो किसान है और जो सैनिक, अच्छा सैनिक कहाँ से आ रहा है, नॉर्मली गांव से ही आ रहा है ना,
अब गांव से जुड़ा हुआ रहेगा तो किसान का मामला भी सही तो अवगत रहेगा। अब उसका घर में आ गया है अंग्रेज और मांग रहा है क्या कि तो जितना जल्दी टैक्स दोगे उतना जल्दी सही रहेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा जमीन ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो क्या इस सेना के मन में क्या मनोबल बढ़ेगा या मनोबल घटेगा? इसका घटेगा ना, असंतोष का भावना होगा। तो एक कारण तो ये भी हो गया सैनिक कारण। अब आते हैं तत्कालिक कारण। हुआ क्या तत्कालिक कारण में, एक तरह का राइफल है ना, उसका नाम है एनफील्ड राइफल। क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। आप लोग एक देखते होगे राइफल, अभी राइफल तो नहीं देखते होगे तुम लोग, लेकिन हाँ एक हम आपको बाइक का नाम बताते हैं, रॉयल एनफील्ड। नाम सुने हो है ना? रॉयल एनफील्ड का नाम सुनो ना, ये वही एनफील्ड है, सुनो ना, वही एनफील्ड कंपनी का अभी भी बन रहा है, बुलेट जो देखते हो तुम लोग, है ना? हाँ, तो ये एनफील्ड जो है ये था न्यू एनफील्ड राइफल। न्यू एनफील्ड राइफल जो था इसको लॉन्च किया किसके जगह पर? ब्राउन बेस। पहले चलता था क्या? ब्राउन बेस। इसकी कुछ कमजोरियां थी, है ना, कुछ ये जो तकनीक था इसमें बढ़ा दिया गया था। पहले इसमें क्या होता था, एक ही गोली छूटता था एक बार में, एक बार के जब डालता था एक ही बार, ये क्या करता था, एक ही गोली छूटता था। इसको थोड़ा सा अपडेटेड करके इसको लाया था, लेकिन इसका एक क्या था, सबसे बड़ी कमी इसकी क्या थी, इसको है ना, इसको क्या होता था, दांत से काट कर, है ना, इसको दांत से काट कर उसके बाद इसका गोली जो है ना, इसका बारूद भरा जाता था, है ना, बारूद और गोली इसमें भरा जाता था बंदूक में। लेकिन जो इसका शील्ड तैयार किया गया था, जो इसका कवर था वो चमड़े का कवर था, और वो जो कवर था गाय और सुअर का चमड़ा होता था, और उसमें चर्बी भी लगा होता था गाय सुअर का, ठीक है। जिसके कारण जो सैनिक थे अधिकांश नॉर्मली दो थे, एक तो मुस्लिम और एक हिंदू। तो हिंदू लोग को तो गाय लोग मतलब पवित्र मान रहे हैं, है ना, देवी मानते हैं, माता मानते हैं, इस कारण से उनके मन में ये भावना आ गया, असंतोष की भावना आ गया। और जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लोग जो हैं सुअर को हराम मानते हैं, हराम का मतलब गंदा चीज, है ना। अब उनका जो धर्म है उसको हराम मानता है, यानी क्या मानता है, गंदा मानता है, पूरा एकदम गिरा हुआ, एकदम नीचे, एकदम समझ लियो, है ना, अपवित्र मानता है। जैसे हम लोग पवित्र मानते हैं गाय को, ठीक उसके अपोजिट अपवित्र मानता है सुअर को लोग। तो क्या जिसको अपवित्र मान रहा है उसमें सटना भी कबूल करेगा। आप लोग गांव में पहले देखते होगे कुछ उस तरह का घटना घट जाता था, तुम लोग को नॉर्मली तुम लोग अपना कर सकते हो, क्या घटना है बोलना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते थे, नहीं नहीं तुम में नहीं सटेंगे, तुम्हारे घर में कांड हो गया, हम नहीं सटेंगे। होता था कि नहीं होता था नॉर्मली? हाँ आज भी होता है, तो गांव में होता है, अब उस तरह का नहीं लिया जाता है ना। अब तुम लोग नहीं उस चीज को मानते हो, पहले मानता था लोग बहुत ज्यादा, है ना, कि नहीं सटेंगे, है ना, छुआछूत मानता था। अब बताओ नॉर्मलिज्म छोटा बात है, जीवन का बात है ना, जीवन में हर घर में ऐसा होना है, हर को नॉर्मली होना है। तो अब बताओ जब जीवन में घटने वाली घटनाओं से लोग इतना दूर रहते हैं, तो जिससे एकदम दूर ही रहना चाहिए उससे कैसे ही पास जाएगा, वही मुंह मिलेगा, समझ रहे हो ना, कैसे मुंह में इसको करके अथी करेगा। तो लोग एकदम पूरे सैनिक में क्या हो गया, असंतोष की भावना आ गई और यही रूप ले लिया, एकदम यही चिंगारी है ना, एकदम चिंगारी था और पूरा विस्फोट हो गया। और इसका विस्फोट का आवाज कहां तक गया, दिल्ली तक, दिल्ली तक इसका एकदम तिनका तिनका गया, ठीक है, पूरा एकदम वहां तक जलाता हुआ गया। ये समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत? चलो अब इसको एक काम करो, लिख लो जल्दी से, ठीक है, इसको लिख लोगे या फिर हम आगे बता दें, पहले बता देते हैं, है ना, विद्रोह का आरंभ थोड़ा सा हम कर देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे, है कि नहीं। इसको समझ लो थोड़ा, क्योंकि समझा रहे थे एक बार पूरा कर ही लोगे, है ना। तो कारण आपको समझ में आ गया। अब विद्रोह का आरंभ कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, कि विद्रोह कैसे आरंभ हुआ। कारण तो आप लोग देख ही रहे हो, कारण आप लोग देख रहे हो। हुआ क्या, दिसंबर 1856, दिसंबर 1856 में ये वाला जो बंदूक था, कौन सा, ब्राउन बेस, इसके जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल लॉन्च किया, है ना, यानी इसका सेवा समाप्त, अब इसका बारी था। अब जैसे ही नया तकनीक आएगा, नया अब आएगा, तो क्या होगा, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब नया नया आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा,
इसके लिए जो ट्रेनिंग है 3 जगह दिया जा रहा था भारत में। एक था दमदम, है ना, दूसरा था सियालकोट और एक था अंबाला। ये 3 जगह दिया जा रहा था, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जा रहा था। लेकिन जस्ट दिसंबर के बाद जनवरी जब आया, सैनिकों को इस बात की जानकारी मिल गई कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यानी इस तरह का बात है कि जो ये इसका जो गोली है, इसमें क्या करना पड़ता है, ये चर्बी का बना हुआ है, गाय और सूअर के चर्बी का बना हुआ है। अफवाह जैसे ही फैल गया, कब फैल गया? जनवरी 1857 में फैल गया। उसको जब देखा, जब सबको पता चला कि हाँ सही बात है, तो बात है 29 मार्च का। कब का? 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर जो छावनी है, वहां के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सेना का ग्रुप होता है, ठीक है, कमांड होता है, ठीक ना। ये ग्रुप है, कौन सा है? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। इसके जो सैनिक थे, उसमें से एक सैनिक का नाम है मंगल पांडे। नाम याद आपको है? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे है। इसने अपने जो अधिकारी है, अधिकारी से पूछा, क्या सर ये सही बात है कि जो गाय और सूअर की चर्बी इसमें मिलाई जा रही है? हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हम तो जात के क्या हैं? ब्राह्मण है, और हमको तो जात निकाल ही कर देगा। धर्म से तो जाएंगे ही जाएंगे, जात से चले जाएंगे। हम में कोई सटेगा नहीं, है ना, हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। पूरा गांव वाला हमको क्या कर देगा? दरकिनार कर देगा। हमको सही सही बताइए आप, क्योंकि वो उस अधिकारी पर बहुत भरोसा करता था, है ना। इसका जो अधिकारी था, क्योंकि ये मंगल पांडे जो था बहुत बढ़िया सिपाही था, है ना। कहीं भी दंगा वगैरह होता था ना, तो तुरंत जाता था उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसका अधिकारी भी बहुत मानता था। लेकिन मंगल पांडे के मन में ये जब देखा जाके, जब जहां बन रहा था ये सब, जो पैकिंग हो रहा था, वहां जाके जब देखा, तो सही में वो घटना उसको पता चला। अब तो उसको साथ लगा कि नहीं, तो मेरे साथ विश्वासघात हो गया। उसके मन में अब बोला कि अब तो धर्म से गए, जात से गए, तो दुनिया से भी चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, है ना। भारतीयों के मन में एक चीज जरूर है, उसके साथ देखो, विश्वास से उसके साथ खेलो मत, ठीक ना। भारतीय में एक चीज होता है कि वो क्या होता है ना, बहुत उदार होता है, और दूसरा क्या होता है? विश्वसनीय, है ना। विश्वास के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वफादार होता है ना, किसी का भी वफादार होगा, सबसे ज्यादा वफादारी होता है। लेकिन इसका जो वफादारी था, इसका काम नहीं किया यहाँ पर, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। और इसका जो अधिकारी था, सार्जेंट ह्यूडसन, सार्जेंट ह्यूडसन, उसको इसने गोली मार दिया। अब इसने अपने अधिकारी को गोली मार दिया, और 2-4 को जो वहां पर अंग्रेजी सैनिक था उसको मार दिया गोली। इसको जब गोली मार दिया इसने, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया, तो अगले मंथ 8 अप्रैल को इसको क्या दे दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। ये घटना अभी रुकी नहीं है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। इसके जस्ट अगले मंथ, ठीक है, हुआ क्या कि 24 अप्रैल, इधर ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, 24 अप्रैल 1857, अब इसी वर्ष में है, ठीक है, मेरठ में जो सैनिक था, है ना, उसका नाम था 3rd नेटिव कैवलरी। स्पेलिंग देख लेना, है ना, स्पेलिंग कुछ मेरा गलत हो जाए, है। घुड़सवार जो सैनिक था ना, ये कैवलरी जो होता है, घुड़सवार होता है, इन्फेंट्री जो होता है, पैदल सैनिक होता है, ठीक है ना। तो 3rd नेटिव जो कैवलरी था, ये बटालियन जो था, इसका जो सैनिक था ना, इसमें टोटल 90 सैनिक थे। इस बटालियन में कितने सैनिक थे? 90। उसमें से लगभग 85 को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। 2-4-5 को मार दिए,
अब हुआ क्या, इसको बंदी बना लिया टोटल, लगभग बहुत सारे अधिकांश सैनिकों को इसने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और जगह कहाँ है, मेरठ। जब जेल में बंदी बना लिया 10 मई को, कब, 10 मई को, अब अप्रैल कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, प्लान उलान बना लेगा कि नहीं बना लेगा। इसने क्या किया, पूरे बंदी क्या हुए, बंदीगिरी से छूटे, ठीक है, ताला तोड़ा और पूरा उत्पात मचाते हुए जितने भी बंदी बनाए गए थे सबको छुड़वा लिया। नॉर्मली छूटेगा तो कुछ पहले कुछ भी तरकीब करके अपने निकल गए, और उसके बाद लगभग सभी को क्या कर दिया, वहां से छुड़वा लिया, और जितना भी वहां शस्त्र था सबको ले लिया अपने साथ, और उसके बाद चल दिया कहां, दिल्ली की ओर। 11 को उसने दिल्ली की ओर कूच कर दिया और 12 को पहुंच गया कहां, दिल्ली। 12 मई को दिल्ली पहुंच के और दिल्ली पर अधिकार कर लिए। दिल्ली पर उस समय अभी 1857 का समय चल रहा ना, कौन राजा रहेगा बताओ, मुगल राजा का नाम बताओ। बहादुर शाह जफर, अंतिम राजा है ना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये जो है सभी सैनिकों ने क्या किया, कहा कि एक काम कीजिए, हम लोग तो सेना है ही, और सेना भीड़ के बराबर होती है, जब तक इसको कमांड ना किया जाए, जब तक एक इसको नेतृत्व ना मिले, तब तक ये अच्छा से काम नहीं कर सकती। इसलिए हम आपको क्या बनाते हैं, अपना नेता मानते हैं, और आप हम लोग के तरफ से है ना विद्रोह का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। इस तरह से सैनिकों ने किसको बना दिया नेता, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। विद्रोह का आरंभ हो गया, देख लीजिए विद्रोह कैसे आरंभ हो गया, है ना, और कैसे दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली तक जाते जाते फिर दिल्ली से होगा, उसके बाद और भी बहुत सारा फैल जाएगा, तो हम उसको कहां पढ़ेंगे, विद्रोह का केंद्र और वहां के नेतृत्व करता, ठीक है। ये आपको कारण और ये पूरा समझ में आ गया, किसी तरह का दिक्कत नहीं। फिर तो यूट्यूब पर वीडियो रहेगा ही रहेगा, आप देख सकते हैं उसको दोबारा भी, है ना। हो सकता है डेट वाला कहीं सर डेट वाला कैसे याद करेंगे इतना, 2-4 बार पहले लिख लोगे, 2-4 बार वीडियो देख लेना, है ना, अपने याद हो जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करो, लिखना शुरू करो, लिखो कारण, लिखो कारण, कारण देखिए लिख लियो ना, ये पूरे लिखो ना, 5 कारण जो लिखवाएं लिख लियो ना। यस सर। पहला लिखो राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश छोटे बड़े राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने के लिए, बहुत सारे उपाय किए। अब इसका सेक्शन बना लो, ABC कर लो, है ना। ए में लिखो युद्ध द्वारा, दूसरा लिखो वेलेजली की सहायक संधि द्वारा, 3 नंबर में लिखो व्यक्तिगत का सिद्धांत द्वारा, डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत द्वारा या राजहड़प की नीति द्वारा, डलहौजी का व्यक्तिगत के सिद्धांत द्वारा या राजहड़प की नीति द्वारा, ठीक है। राजहड़प की नीति द्वारा, डलहौजी की राजहड़प नीति द्वारा लिखिए।
अब नीचे में थोड़ा सा इसी में अभी और इसको अच्छा से थोड़ा सा डील करवा देते हैं। लिखिए, इन सब नीतियों ने भारतीय राजाओं एवं जमींदारों के मन में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न किया। रोष समझते हो ना? आक्रोश। रोष आक्रोश अलग चीज है। ये रोष का मतलब होता है नाराज होना, है ना, असंतोष का भावना, रोष। आक्रोश का मतलब गुस्सा होता है ना। हमको हिंदी का टीचर समझा है। हो गया ना? अब अगला कारण लिखिए, सामाजिक कारण। कहानी आपको सुना दी है, समझ गए वो कहानी। आप जब भी देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की धर्म, जाति, संस्कृति और रीति रिवाज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया। अगला पॉइंट लिखो, इसी पॉइंट देख लिखना, ठीक है, डैश की और एरो देख लिखना, ठीक है। ईसाई मिशनरी ने भारतीयों को ईसाई बनाने के साथ साथ अन्य हिंदू विरोधी गतिविधियां अपनाते थे। एवं लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देते थे। ठीक? प्रलोभन देते थे। ठीक, अब लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, 1856 की धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ने 1856 की धार्मिक निर्योग्यता लिखा हुआ धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ने हिंदू धर्म
एवं अन्य धर्म से ईसाई धर्म में स्थानांतरित व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। उपरोक्त कारणों ने इसे भी लिखना है ना। उपरोक्त कारणों से समाज में लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। आर्थिक कारण जल्दी से लिखो। ये काम करते हैं, है ना। अब जो बच गया है इसको कल करवाएंगे, ठीक है। टाइम भी हो गया, ठीक ना। इसको देखते हुए कल इसको करवा देंगे। समझ गया होना सब, ठीक है। हम कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।